गुड आफ्टरनून। हम लोग अभी फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का, क्लास एट्थ। पहले 3 चैप्टर हम लोगों ने काफ़ी पहले देखा था, तो अब ये हिस्ट्री वाला सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले 3 चैप्टर का भी एक रिवीजन लेक्चर में डालूँगा, बट अभी के लिए हम लोग फोर्थ चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। आपका जो बुक होगा, अगर वो थोड़ा डिफरेंट है तो उस बुक में जो भी टॉपिक या चैप्टर इस टॉपिक से रिलेटेड होगा उसको आपको पढ़ना है और रिवाइज करना है। इस चैप्टर में नोट मेकिंग के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि अच्छे से किसी चैप्टर को याद कर सको। तो नोट मेकिंग में सबसे पहले ये देखिए कि हमें जो नोट बनाना है वो टॉपिक, एक मेन टॉपिक होता है, उसके बाद उसके सब टॉपिक्स होते हैं, और हर एक सब टॉपिक में कुछ कुछ सेंट्रल आइडियाज़ होते हैं, और सेंट्रल आइडियाज़ के अलावा कुछ फैक्ट्स दिया रहता है। फैक्ट्स का मतलब कुछ डेट दे दिया रहेगा या किसी का नाम रहेगा, और सेंट्रल आइडिया का मतलब कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है उस जगह पे वो किस कारण से हुई, क्यों हुआ, पहले क्या था, तो ये दिक्कत हुई तो लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, इस तरह की चीज़। तो कुछ आइडियाज़ होंगे और कुछ फैक्ट्स होगा। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको? तो एक होगा मेन हेडिंग, उसके बाद सब टॉपिक्स होगा, सब हेडिंग होगा, तो उसमें ये 2 चीज़। तो जो नोट्स बनाना है वो मैं अभी ये चैप्टर जैसे जैसे पढ़ूँगा और आपको बताऊँगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोगों को वैसे ही क्लासीफाई करना है अपने नोटबुक में। सबसे पहले लिखना है कि भाई ये है इसका सेंट्रल आइडिया, ये उसमें फैक्ट्स दिए हुए थे, और ये दोनों चीज़ कहाँ पे मिले? तो एक सब टॉपिक में मिले, और वो एक मेन टॉपिक के अंदर था। तो ये डेमोन्स्ट्रेट भी करूँगा और साथ साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे भी। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्राइबल्स, दिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। अब इसमें ट्राइबल्स जो लोग जंगल्स में रहते हैं, दिकूज जो आउटसाइडर हैं, और एक गोल्डन एज की बात करी जा रही है कि गोल्डन एज का मतलब, अब उनके दिमाग में गोल्डन एज का क्या मतलब है ये। तो नाउ लेट अस मूव फर्दर। तो पहला तो जो ये कोई मेन टॉपिक नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये है इंट्रोडक्शन। इसमें आपको यही बताया जाएगा कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक बार इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। इसमें सिर्फ ये रहेगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो अब देखो, इन 1895 ए मैन नेम्ड बिरसा was seen roaming the forest and villages of छोटा नागपुर in झारखंड। तो छोटा नागपुर एंड झारखंड एक जोग्राफिकल लोकेशन की बात की गई। बिरसा वाज ए पर्सन देयर, और ये 1895 की बात है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ अभी तक इम्पॉर्टेंट लगा, ठीक है, कि भाई चलो चैप्टर शुरू किससे हो रहा है? तो चैप्टर शुरू हो रहा है इस टाइम से, इस टाइम में। और कहाँ पे है ये चैप्टर? तो ये चैप्टर है अभी झारखंड के छोटा नागपुर में। और किसके बारे में कहानी चल रही है? तो बिरसा के बारे में चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डीकंस्ट्रक्ट करना है हर एक लाइन को। जब तक आप हर एक लाइन को डीकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। अभी कहानी बताने को मैं बता दूंगा कि एक बिरसा थे, वो तंग आ चुके थे अंग्रेज़ों की नीति से और मनी लेंडर्स से। इसके बाद उन्होंने आंदोलन किया और लास्ट में कुछ चेंजेस भी आए, लॉ में चेंजेस लाए ब्रिटिश। तो लेकिन ये शॉर्टकट में पढ़ने का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, आप अभी पूरा डिटेल में पढ़िए। तो देखिए, पीपल सेड ही हैड मिराकुलस पावर, जादुई पावर था, एंड ही कुड क्योर ऑल डिजीजेस एंड मल्टीप्लाई ग्रेन। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल। तो अब इनके खिलाफ, इनके आसपास कुछ स्टोरी भी बन गई कि हाँ इनके पास जादुई ताकत थी, और बिरसा खुद भी बोल रहे हैं कि भगवान ने उनको, बिरसा डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल, फ्री देम फ्रॉम स्लेवरी ऑफ दिकूज। तो अब देखो, दिकूज का मतलब क्या है? दिकू का मतलब है आउटसाइडर। सून थाउजेंड्स बिगैन फॉलोइंग बिरसा, बिलीविंग दैट ही वॉज भगवान एंड हैड टू कम टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो अब एक
स्टोरी क्रिएट हो गया उनके अराउंड। उसके बाद वहाँ के लोग इस पर बिलीव करने लगे और वो लोग प्रॉब्लम में भी थे। तो अब उनको लगा कि ही वॉज भगवान एंड हैड कम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखिए, ये फोटोज़ किस ट्राइब का है ये भी एक बार देख लो। वुमेन ऑफ डोंगरिया कंध ट्राइब इन उड़ीसा। तो इस चैप्टर में आपको बहुत सारे ट्राइब्स के भी नाम मिलेंगे। तो अब ये जो चीज़ है ये है फैक्ट्स। ठीक है, कि ये है ट्राइब और ये कहाँ पे मिलता है, उड़ीसा में मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देख रहे हैं। बिरसा वॉज बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ मुंडाज, ए ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर, बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल ऑफ द रीजन। अब इसके फॉलोअर्स जो थे वो और ट्राइबल लोग भी थे, संथल्स एंड ओराउंस। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी विद द चेंजेस। तो अब देखो, ट्राइबल लोग अनहैप्पी थे चेंजेस से। ठीक है, अब चेंजेस क्यों था, तो चेंजेस दे वर एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो अब जैसे ये दो पैराग्राफ एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और समराइज करूंगा। सो देयर familiar way of life seemed to be disappearing and their livelihood were under threat and their religion appeared to be in danger। तो ये देखिए यहाँ पे livelihoods under threat, religion को डेंजर आ गया था और familiar way of life जो था वो जा रहा था। ये किसका हो रहा था, ट्राइबल्स लोगों का। क्यों हो रहा था, आउटसाइडर्स के कारण, ब्रिटिश रूल के कारण। तो ये सेंट्रल आइडिया है यहाँ का, इस पैराग्राफ का। ठीक है, पहले पैराग्राफ में तो बिरसा के बारे में बताया। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में थोड़ा सा बिरसा के बारे में चला, उसके अलावा क्या चला कि प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये फैक्ट्स है। सबसे पहले हमको जो नोट्स बनाएंगे उसमें पहले लिखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये ऐसा इंट्रोडक्शन लिख दिया यहाँ पे, इंट्रो। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले 1895 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बिरसा लिख दो और यहाँ पे लिख दो झारखंड छोटा नागपुर। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, अब उसके बाद से फिर नेक्स्ट लाइन पे आओ। जैसे यहाँ पे इंट्रो लिख दिया, उसके बाद से ये 1895 बिरसा एंड छोटा नागपुर। इसके बाद आप आ जाइए, मिरेकुलस पावर था और लोग भगवान भी समझ रहे थे उनको। अब उसके बाद बिरसा का ही थोड़ा डिटेल दिया गया है कि ये कहाँ से थे, मुंडा ट्राइब। उसके बाद अदर्स वर ऑल्सो फॉलोअर। तो बस ये सिंपल पॉइंट जो होता है ना, अदर्स वर ऑल्सो फॉलोअर, और फिर एक पॉइंट में लिख दो संथल एंड ओराउंस एग्जाम्पल में। तो ये एक फैक्ट्स हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुंडाज ही फॉलो कर रहे थे, संथल्स भी कर रहे थे, ओराउंस भी कर रहे थे। अब उसके बाद से एक ये टॉपिक लिख दीजिए छोटा सा कि प्रॉब्लम्स क्या था। तो प्रॉब्लम्स क्या था, तो प्रॉब्लम्स था रिलीजन जो था वो डेंजर में। उसके बाद था लाइवलीहुड। और क्या था लाइवलीहुड के बाद, तो लाइवलीहुड के बाद था कि फैमिलियर वे ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये देखो, ये इतना सा मैंने लिखा है, इसमें 2 पैराग्राफ ख़त्म हो गया। तो इस तरह का अगर आप पॉइंट वाइज नोट्स बनाओ तो फिर पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ उस छोटे छोटे पॉइंटर्स को याद कर लो तो हो जाएगा काम। तो अब देखो आगे पढ़ते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व। अब बिरसा ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने का बोला, वो बोले उसके बाद अब देखो ये हु वर द आउटसाइडर। अब ये क्वेश्चन, ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें ये बताया जाता है कि चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो वही सब चीज़ कि क्या सॉल्व करेगा वो प्रॉब्लम। हु वर द आउटसाइडर बीइंग रेफर्ड टू एज दिकूज। दिकूज का मतलब क्या, सिर्फ ब्रिटिशर्स थे या फिर कुछ और लोग जो अपनी कंट्री के थे लेकिन
बाहर से आए हुए थे वो भी इंक्लूडेड थे दिकूज में, तो ये हम लोग देखेंगे। अगर ब्रिटिशर्स होते तो सिर्फ ब्रिटिशर लिख देता, लेकिन दिकू लिखा है, इसका मतलब कि दिकू जो है वो ब्रिटिशर्स प्लस कुछ और लोगों को भी कह रहा है। तो अब देखो यहाँ पे, एंड हाउ डिड दे एनस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन, व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश, हाउ डिड देयर लाइफ्स चेंजेस, ये सब क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, यू हैव रेड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज लास्ट ईयर, मोस्ट ट्राइब्स एंड कस्टम्स एंड रिचुअल्स that were very different from most of the tribes had customs and rituals that were very different from those laid down by Brahmins. These societies also did not have the sharp social division. अब जैसे कास्ट सिस्टम, उसमें अलग अलग कास्ट्स हैं, तो सोशली सोसाइटी डिवाइडेड है, ठीक है, लेकिन ऐसा ट्राइबल्स में नहीं था उस टाइम पे। All those who belonged to the same tribe thought of themselves as sharing common ties, ठीक है, of kinship, कि सब लोग नातेदार रिश्तेदार ही हैं। However, this did not mean that there were no social and economic differences within the tribe. तो अगर आप बोलेगा कि जो ट्राइबल्स थे वो सब एक जैसे थे, उनमें कोई अंतर नहीं था, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंसेस तो था, लेकिन सोसाइटी डिवाइडेड फ्रेगमेंटेड नहीं थी, जैसे कि कास्ट सिस्टम इस तरह का डिवीजन नहीं था। दिस सोसाइटी ऑल्सो डिड नॉट हैव शार्प सोशल डिवीजन। तो ये एक फैक्ट, ये कंसेप्ट भी है एक्चुअली। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि ट्राइबल सोसाइटी की बात की जा रही है, और ट्राइबल सोसाइटी में ये बोला जा रहा है कि शार्प सोशल डिवीजन नहीं है, लेकिन डिफरेंसेस है, ठीक है। अब ये शार्प सोशल डिवीजन और डिफरेंसेस में अंतर क्या है, तो डिफरेंसेस जो होता है वो बस होता है कि हाँ ये अलग है इनसे, ठीक है, लेकिन अगर कोई ये हायरार्की बना दे कि नहीं अब ये अलग के बाद ये ऊपर है, ये इसके नीचे है, तो ये चीज़ फिर हो जाता है डिवीजन। लेकिन डिफरेंसेस का मतलब होता है सिर्फ अलग, तो सब लोग बराबर हैं लेकिन अलग हैं हायरार्की में। इनके बारे में और डिटेल में जानेंगे हम लोग, अभी ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस ये याद रखो कि ट्राइबल सोसाइटी में शार्प सोशल डिवीजन नहीं था, लेकिन डिफरेंसेस थे। अब ये देखिए, पहला मेन टॉपिक जो आया वो है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव। देखो प्रॉब्लम क्या था कि फेमिलियर वेज, यहाँ पे देखो, फेमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपियरिंग। तो अब ये फेमिलियर वे क्या है, मतलब किस तरह से ये लोग रहे, तो वो जरा देख लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी आपको। तो बाय द 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a variety of activities. तो कोई एक काम तो वो लोग करते नहीं थे। Some were झूम cultivators, some were hunter and gatherers, ठीक है, some herded animals, तो कुछ भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, कुछ हंटिंग कर रहे हैं, और फॉरेस्ट से कुछ गैदर कर रहे हैं, और कुछ लोग खेती भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अलग तरह का। यहाँ पे लिखा हुआ है झूम कल्टीवेटर। तो ये तरीके हैं लोगों के रहने के, किनके, ट्राइबल्स के। तो अभी जो मेन टॉपिक आएगा, एंड सम टू ए सेटल्ड कल्टीवेशन, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक ही जगह पर रह के कल्टीवेशन कर रहे हैं। और इसके बाद ये नया टॉपिक आता है, ठीक है। तो अब देखो, ये है टॉपिक 2। सबसे पहले क्या था, इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा, उसमें सेंट्रल आइडियाज़ को निकाला। अब आ जाता है ये है टॉपिक 1। टॉपिक 1 क्या है, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव। अब ट्राइबल ग्रुप लिव में सब टॉपिक क्या होगा, तो सब टॉपिक वो 4 होगा। पहला होगा कि झूम कल्टीवेशन। तो अब चलते हैं कि कुछ लोग झूम कल्टीवेटर थे, इसका मतलब वो लोग कैसे रहते थे, ये पढ़ लेते हैं हम लोग।
ये सब टॉपिक के अंदर। तो ये देखो, सम ऑफ दिस प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन में अब क्या होता है भाई, दिस वाज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, छोटा छोटा पैच पे पहले हम लोग कल्टिवेशन करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, मोस्टली इन फॉरेस्ट। कहाँ पे होता है ये, फॉरेस्ट में। दिस कल्टिवेटर कट द ट्री टॉप, बड़े ऊंचे पेड़ को काट दिया ताकि सनलाइट ज़मीन तक आ सके, एंड बर्न्ट द वेजिटेशन इन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन, और जो ज़मीन पे वीड्स वगैरह होते उनको जला देते। दे स्प्रेड द ऐश फ्रॉम द फायरिंग, जो जल गया उसका राख को स्प्रेड करो। क्यों, क्योंकि उस राख में पोटैश होता है जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। एंड दे यूज द एक्स टू कट द ट्री एंड हो टू स्क्रैच द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टिवेशन। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, फॉरेस्ट का एक छोटा पैच है, ये मान लो ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में पेड़ बड़े बड़े हैं, छोटा पैच है, पहले पेड़ को काटा ताकि सनलाइट नीचे आए, फिर नीचे के वेजिटेशन को जला दिया और राख को स्प्रेड करके पोटैश को स्प्रेड कर दिया ताकि लैंड कल्टिवेबल हो जाए और फर्टाइल हो जाए। तो अब देखिए, दे ब्रॉडकास्ट द सीड, ब्रॉडकास्ट मतलब फेंक देना, फैलाना, दैट इज स्कैटर्ड द सीड इन द फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लोइंग द लैंड एंड सोइंग द सीड। ठीक है, प्लो करके ज़मीन पे बीज से ये लोग खेती नहीं करते थे, ये लोग सीधा सीड्स को लिया और स्प्रेड कर दिया। वंस द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड, अब जब क्रॉप रेडी होके कट गया, दे मूव टू अदर फील्ड। तो अब यहाँ पे जब फसल उपज गई, उसको काट लिया, तो अब इसको छोड़ देते थे और अलग जगह पे चले जाते थे। अलग जगह पे भी पेड़ होगा, उसको काटेंगे, यहाँ जलाएंगे, तो इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोला जाता है और झूम कल्टीवेशन भी। अब इसमें हो क्या रहा है कि ट्राइबल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है खेती करने के लिए। एक जगह पहले गया, साफ किया जगह को, एरिया को, वहाँ बीज फेंका, उपजा फसल, उसको काटा और फिर दूसरे जगह चला गया और इसको छोड़ दिया, इसको फैलो छोड़ दिया, इसको खाली छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि ये अपना सॉइल फर्टिलिटी दोबारा से रीगेन कर सके। तो यहाँ पे देखो, वंस द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड, दे मूव्ड टू अदर फील्ड। ठीक है, अब ए फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वाज लेफ्ट फैलो फॉर सेवरल ईयर्स। इसका मतलब जिस ज़मीन पर एक बार फसल उपज गई इनके द्वारा, वहाँ पे ये दोबारा बहुत सालों तक नहीं जाएंगे। और क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो जो सॉइल है वो फर्टिलिटी रीगेन करेगी, क्योंकि उसने एक साल तो फसल उपजा के दिया ना, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस हुआ, तो अब उसके बाद से उसको खाली छोड़ दो ताकि न्यूट्रिएंट दोबारा से सॉइल में आ जाए। तो अब देखो यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स क्या था, ये कहाँ पे पाए जाते थे, ये हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक ऑफ नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल इंडिया में। तो अब ये फैक्ट है सबसे पहले कि सम आर झूम कल्टीवेटर। तो सबसे पहले झूम कल्टीवेशन के बारे में बताना है। झूम कल्टीवेशन में कट द ट्री टॉप, बर्न द रेसिड्यू, सीड का ब्रॉडकास्टिंग, हार्वेस्ट एंड मूव फर्दर, ये हो गया झूम कल्टीवेशन। आप कुछ सेंट्रल आइडिया को बताने के लिए एक झूम ऐसा लिख के, ऐसे एरो बना के भी उसके आइडियाज़ को बता सकते हैं। ये भी आपका नोट्स बन गया एक तरह से। ठीक है, जो सब ये पहला टॉपिक हमने देखा ना, ये देखो इधर, ये देखो पहला जो टॉपिक था हाउ दे लिव्ड, उसमें था सम बाय झूम कल्टीवेशन, सम वर झूम कल्टीवेटर। अब झूम कल्टीवेटर्स में यहाँ पे झूम लिख दिया और ऐसे करके एरो बना दिया और यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए कि कट द ट्री टॉप, फिर बर्न द रेसिड्यू, फिर ब्रॉडकास्ट द सीड, फिर हार्वेस्ट किया, फिर मूव ऑन किया, फिर उस ज़मीन को फैलो छोड़ दिया। और फैलो क्यों छोड़ा, तो यहाँ पे फिर एक लाइन बना दो, टू रीगेन द फर्टिलिटी। तो इस तरह से एक शॉर्ट नोट बन जाएगा आपका। उसके बाद फैक्ट्स कहाँ पे, तो झूम कल्टीवेशन कहाँ पे होता था, तो हिली टेरेन। हिली कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल इंडिया में। यहाँ पे लिखा है ना ये चीज़, नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में। दे लिव्ड द लाइव्स ऑफ दीज ट्राइबल पीपल डिपेंडेड ऑन फ्री मूवमेंट विद इन द फॉरेस्ट। तो अब देखो, अगर इस फ्री मूवमेंट को रोक दोगे तो इनका फेमिलियर वेज ऑफ लिविंग पे चेंजेस आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये पीपल डिपेंडेड ऑन
free movement within the forest and on being able to use the land and forest for growing their crops. This is the only way they could practice shifting cultivation. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन अगर आपको करना है तो आपको मूव करना पड़ेगा और उसके लिए आपको फ्री मूवमेंट चाहिए फॉरेस्ट में। तो एक तरीके के ट्राइबल लोग इस तरह से रहते थे, ये हम लोग समझे अभी। अब आ जाओ दूसरे लोग, कुछ लोग जो शिकार करते थे, जो हंटर गैदरर थे। ये देखिए, ये उड़ीसा के सेम ट्राइब के बारे में, डोंगरिया कंत के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वर्ड मीनिंग, उसको भी पढ़ लो। फैलो का मतलब एक फील्ड जो कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड कुछ टाइम के लिए, सो दैट सॉइल का फर्टिलिटी दोबारा से रिकवर हो जाए। दूसरा क्या है, एक साल एक ट्री है, और महुआ जो है वो एक फ्लावर है दैट इज़ ईटन, उसको खाया भी जाता है और यूज टू मेक अल्कोहल। अब आइए यहाँ पे अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ का मतलब अगला सब टॉपिक। ये सब टॉपिक क्या है? ये सब टॉपिक वो है कि सम वर हंटर एंड गैदरर्स। अब देखो, इन मेनी रीजन ट्राइबल ग्रुप लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जंगल में जो फ्रूट्स वगैरह हो रहा है उसको गैदर किया, मशरूम वगैरह हो रहा है उसको एक साथ गैदर किया, खाया, नहीं तो शिकार किया जानवर का। दे सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। फॉरेस्ट नहीं तो उनको खाना नहीं मिलेगा। द खोंड्स वर सच कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। तो अब ये एक फैक्ट है। तो फैक्ट्स और सेंट्रल आइडिया को आपको एक साथ लिख के सब टॉपिक के अंदर उसको याद रखना है। अभी एग्जाम भी होगा तो यही सब पूछा जाएगा कि खोंस किस स्टेट के हैं, ट्राइब्स, ठीक है। दे वर सच कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा एंड दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स एंड देन डिवाइडेड द मीट अमंग्स देमसेल्फ। तो ग्रुप बना के हंटिंग करते थे, ठीक है। अब देखो, दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक्ड फूड विथ ऑयल। तो अब ये देखो, हंटिंग गैदरर वाले लोग जो हैं, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि वो लोग तेल में खाना नहीं बनाते होंगे, लेकिन वो लोग बना रहे हैं। और वो कौन सा तेल है? तो दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द साल एंड महुआ। दे यूज्ड मेनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पस। जो पेड़ पौधे रहते हैं उन्हीं का यूज़ करके वो अपनी बीमारी को भी ठीक करते थे। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट। और लोकल मार्केट हाट लगता है तो उसमें वो लोग बेचते भी थे अपना जो जंगल से लाए थे सामान। द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न्ड टू द खोन्स व्हेन दे नीडेड सप्लाई ऑफ कुसुम एंड पलाश फ्लावर। तो अब देखो, एक ट्राइबल मार्केट लगाते हैं और जो वीवर्स हैं, दूसरे नॉन ट्राइबल लोग, वो इनसे फूल वगैरह ले रहे हैं और इनको कुछ सप्लाईज दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह का इंटरडिपेंडेंस भी है ट्राइबल और नॉन ट्राइबल में। और वो लोग कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं? मार्केट में। तो इस तरह की चीज़ को भी समझो। अब देखो यहाँ पे, फ्रॉम वेयर डिड these forest people get their supply of rice and other grains? At times they exchange goods, अदला बदली किया, getting what they needed in return for their valuable forest produce। अब देखो, जैसे वीवर्स है या लेदर वर्कर है, इनको चाहिए पलाश, कुसुम अपना पेंट करने के लिए, कलर करने के लिए, तो ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट है। उसी तरह फॉरेस्ट के लोग भी ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे के कुछ लोगों से राइस और ग्रेन्स एक्सचेंज करते थे। एट अदर टाइम्स दे बॉट गुड्स विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड। कुछ पैसे से भी खरीदते थे। सम ऑफ देम डिड जॉब्स इन विलेज कैरिंग लोड्स, बिल्डिंग रोड्स, while others labored in the fields of peasants and farmers। तो इस तरह का भी इंट्रैक्शन है। When supply of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers।
अब कभी कभी फॉरेस्ट में प्रोड्यूस कम हो गया तो उस समय ये लोग खाने पीने के लिए या अपना जीविका चलाने के लिए क्या करेंगे तब, तो फिर इन लोगों को मजदूरी करना पड़ता था। बट मैनी ऑफ देम लाइक द बैगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया, आप देखो बैगाज एक ट्राइब है, और कहाँ की ट्राइब है, सेंट्रल इंडिया की, सेंट्रल इंडिया की। सो दे वर रिलेक्टेंट टू डू द वर्क फॉर अदर, और बैगा सॉ देमसेल्फ एज पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, कुछ लोग नहीं करना चाहते काम, हु कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ फॉरेस्ट, इट वॉज बिलो द डिग्निटी, कि भाई बैगा जो थे वो लोग बोलते थे अब हम लेबर नहीं करेंगे, लेबरर का काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे ट्राइबल ग्रुप often needed to buy and sell in order to able to get goods that were not produced within the locality, ठीक है, उनको कुछ ऐसा सामान चाहिए जो बाहर से भी खरीदना पड़ सकता है। सो दिस लेड टू, इसके कारण क्या हुआ, देयर डिपेंडेंस ऑन द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर, ठीक है, साहूकार और ट्रेडर्स जो लोग पैसा लेंड करते हैं उनसे इनका रिलेशन हो गया। क्यों, वो लोग पैसा लेंड करेंगे इनको और ये लोग उस पैसे से जाके कुछ खरीदेंगे जो इनके लोकेलिटी में नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, और बाद में अपना फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जब फॉरेस्ट में आ जाएगा सामान तो उसको बेच के ये लोग मनी लेंडर को पैसा दे देंगे। तो इस तरह से ट्राइबल्स और मनी लेंडर्स के बीच में भी रिलेशन चल रहा था उस समय में, ठीक है, ये उस समय की बात हो रही है। ट्रेडर्स केम अराउंड विद द थिंग्स फॉर सेल, ठीक है, सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइजेस, आप देखो यहाँ पे, एंड मनी लेंडर गेव लोन विथ विच द ट्राइबल मेट देयर कैश डिमांड, मनी लेंडर ने कैश दिया ट्राइबल्स को, ट्राइबल ने कैश से खरीदा ट्रेडर्स से महंगी चीज़ें, ठीक है, बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन वाज यूजुअली वेरी हाई, और इसके कारण क्या हुआ, सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मेंट गरीबी और उधारी, they therefore came to see money lender and traders as evil outsider। तो इस कारण से जो ट्राइबल लोग थे वो मनी लेंडर और ट्रेडर्स को बदमाश बाहरी लोग समझते थे, ठीक है, इतना समझिए, और उनको अपने मुश्किलों का कारण भी समझते थे कि इन्हीं के कारण हमारा सब बुरा हो रहा है, गरीबी आ रही है, हम कर्ज में इन्हीं के कारण डूब रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए दूसरे तरह के लोग। तो अभी हमारा जो चैप्टर का ओपनिंग था उसमें बिरसा के बारे में बोला गया कि बिरसा का जादुई ताकत था। बिरसा ने खुद बोला कि भगवान ने मुझे आप लोगों का मिजरी हटाने के लिए बोला है। लोग उसको भगवान मानने लगे, और लोग जो वहाँ के थे उन लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, उनका रिलीजन को लेके, उनका लाइवलीहुड का लेके, वो जिस तरह से अपना लाइफ को जीते थे उसमें कुछ चेंजेस आ गया था। किसके कारण चेंजेस आ गया था, दिकूज के कारण, बाहरी लोगों के कारण चेंजेस आ गया था। और वो बाहरी लोग कौन थे, एक तो ब्रिटिश रूल था जो कि हमारे पहले ओपनिंग इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में भी दिया हुआ है, और दूसरा अब यहाँ पे पढ़ लिया हम लोग, तो दिकूज में अब बाहरी आउटसाइडर में कौन लोग आ गए, मनी लेंडर लोग आ गए, और मनी लेंडर के अलावा और कौन आ गया, ट्रेडर्स आ गए। मनी लेंडर और ट्रेडर अलग अलग है। मनी लेंडर ने पैसा दिया, किसको दिया, ट्राइबल्स को, और ट्राइबल्स ने उस पैसे से क्या लिया, ट्रेडर्स से सामान लिया, और ट्रेडर्स से सामान उन्होंने महंगा लिया, जिसके कारण वो लोग उधारी और गरीबी में फंसते चले गए। इसीलिए ट्राइबल्स लोगों को मनी लेंडर और ट्रेडर्स से दोस्ती नहीं थी, ठीक है। अभी तक का कहानी समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग दो तरह के ट्राइबल देखे, एक जो कि झूम कल्टीवेशन करते थे, काटा, जलाया, रोपा, जो उपजा उसको हार्वेस्ट किया और दूसरी जगह चले गए, और फिर ऐसे करके कल्टीवेट करते रहे। दूसरे जो कि शिकार करते थे ग्रुप में जानवर का, और जो फॉरेस्ट में फल, मशरूम ये सब रहता था उसको कलेक्ट करके खाते थे। लेकिन वो लोग उस सामान को बेचते थे और बाहर लोगों से कुछ सामान एक्सचेंज भी करते थे, और मनी लेंडर और ट्रेडर का एक जाल भी चल रहा था। तो अभी तक हम लोगों ने दो तरह के ट्राइबल लाइफस्टाइल के बारे में देखा। अब हम लोग थर्ड के बारे में देखेंगे। उससे पहले एक मैप है, ये मैप में कहाँ कहाँ पे कौन से लोग पाए जाते हैं, ट्राइबल्स लोग, वो बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे देखो, आपातानी निशी ये अरुणाचल में है, नागा तो नागालैंड है, ठीक है, संथाल, मुंडा, ओरावन यहाँ पे झारखंड में, फिर पराजा, बोंडा, कंधा, कोया, सौरा, खोंड्स ये सब उड़ीसा में,
कोया, बंजारा, गोंड्स ये सब आंध्रा में है, बंजारा महाराष्ट्र में है, बैगास, बंजारास और गोंड्स एमपी में भी है, वान गुज्जर्स एंड रथवास गुजरात में, भील और सहरिया ट्राइब राजस्थान में है, भूटिया उत्तराखंड में है, गद्दीज एंड वान गुज्जर्स ये हिमाचल में है, ठीक है, मेघालय, खासी, ठीक है। तो ये सारा याद रखना है आपको। अंडमान्स में जरावाज हैं और माला इरूलर जो है वो केरला में है। तो ये सारा ट्राइब जो है कॉमन ट्राइब है, ये आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा ट्राइब कहाँ पे है। तो अब आ जाओ थर्ड टाइप के ट्राइबल लोग कि किस तरह वो लोग रहते हैं। चरवाहे लोग, सम हर्डेड एनिमल, मैनी ट्राइबल ग्रुप लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल, ठीक है। दे वर पैस्टोरलिस्ट who moved with their herd of cattle, sheep according to the season, ठीक है। जहाँ पे घास है वहाँ चले गए, जब घास खत्म हो गई तो फिर नीचे आ गए। इसको एक स्पेशल वर्ड भी बोला जाता है। When the grass in one place were exhausted, they moved to other area. अब देखो, वान गुज्जर्स of Punjab hills and Labadis of Andhra Pradesh were cattle herders. The Gaddis of Kulu were shepherd and Bakarwals of Kashmir reared goats, ठीक है। इनके बारे में हम लोग हिस्ट्री बुक में नेक्स्ट ईयर भी पढ़ेंगे। अब देखो, ये कहानी दिया गया है विरीर एल्विन के द्वारा। ये क्या थे? एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ये लोग वो होते हैं जो कि पुरानी प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कि प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, एक होते हैं सोशियोलॉजिस्ट जो कि मॉडर्न सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ट्राइब्स के बारे में, ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए। और उनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो थे विरीर एल्विन, ठीक है। इन्होंने बताया कि कैसे वो लोग अपना लाइफस्टाइल जीते थे, किस तरह से क्या क्या कब काम करते थे, चैत में क्या करते थे, इस तरह से। तो ये सब आप एक बार कहानी की तरह है, ये स्टोरी है, इसको आपको पढ़ना है कि कब वो लोग अपना फ्रूट या क्रॉप को काटेंगे, कब बीज को जाके रोपेंगे। तो इस तरह की चीज़ है यहाँ पे। तो ये सब आप देख लीजिएगा। तो अभी हर्डर्स के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, चरवाहों के बारे में पढ़ लिया, उनके कुछ नाम पढ़ लिए, कुछ कैटल के थे, कुछ शीप के थे। तो ये याद रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ लोग सम टू सेटल्ड कल्टीवेशन। सेटल्ड कल्टीवेशन क्या है? जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि एक ही ज़मीन पे एक ही जगह रुक के आदमी हर साल कल्टीवेशन करता रहता है, खेती करता रहता है। तो वो वाला ट्राइबल लोग, ये कुछ लोग ऐसे भी थे। तो क्या था? इवन बिफोर 19th century many from within the tribal group began settling down and cultivating their field in one place, एक ही जगह पे, year after year, instead of moving from place to place, ठीक है। तो अब कोई बोलेगा कि ट्राइबल्स लोग सेटल्ड कल्टीवेशन नहीं करते थे, तो क्या सही है ये? नहीं, कुछ लोग करते थे। They began to use the plow and gradually got rights over the land they live. उसी जगह पे खेती करते रहे और बाद में उस पे राइट्स भी मिल गया उनको कि ये आपका है। इन मैनी केसेस लाइक द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग्ड टू द क्लैन एज ए होल। किसी एक पर्सन का जमीन नहीं था, वो पूरे क्लैन का था, समूह का था। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स। ओरिजिनल सेटलर्स के डिसेंडेंट, वंशज थे वो क्लैन के सारे लोग। हु हैड फर्स्ट क्लियर द लैंड, देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट ऑन द लैंड। ये समझ गए? किसी एक का राइट नहीं, सबका राइट। वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर। अब कुछ लोग विद इन द क्लैन में किसी को ज़्यादा पावर, किसी को कम पावर। कुछ लोग चीफ बन जाते हैं, सरदार बन जाते हैं, और अदर उसके फॉलोअर बन जाते हैं।
पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग देमसेल्फ, और इसी में कुछ पावरफुल लोग जिनको उनका कुछ हिस्सा होता था उसको रेंट कर देते थे और खुद नहीं रेंट उस पर कल्टिवेशन करते थे। ठीक है, अभी ये चल रहा है। तो अब देखो डिफरेंसेस आ गया ना, ट्राइबल सोसाइटी में भी डिफरेंस आ गया, कुछ लोग चीफ सरदार बन गए और कुछ उसके फॉलोअर बन गए। तो यही चीज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बोला गया था। British officials saw settled tribal group like Gonds and Santhals as more civilized than hunter-gatherer or shifting cultivators. ठीक है, और those who lived in the forest were considered to be wild and savage and they needed to be settled and civilized. अब ये ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सेटल्ड कल्टिवेटर्स, हर्डेड एनिमल वाले ग्रुप के बारे में, हंटर एंड गैदरर्स के बारे में और झूम कल्टीवेटर्स के बारे में, इनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो यहां तक एक बार नोट्स बनाओ और ये सबमिट करो संडे कल तक। उसके बाद आपको आगे का मैं कंटिन्यू करूंगा और आपके नोट्स को देख के बताऊंगा कि क्या उसमें प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ, क्या चीज़ मिस कर रहे हो। तो डायग्राम जरूर एक आध सर्कल और ऐसे एरोज बनाना। ठीक है, और इसके बाद फर्दर अगर इससे रिलेटेड कुछ चीज़ है तो लिंक कर सकते हो, तो इस तरह से जरूर कीजिएगा। और फिलहाल एक सब टॉपिक, ये 4 सब टॉपिक, एक मेजर टॉपिक और एक इंट्रोडक्शन, इसका मुझे नोट्स बना के ग्रुप में सबमिट करो कल तक। And then we will continue with how did colonial rule affect the tribal life. अभी तक देखिए कि ट्राइबल लाइफ कैसा था, अब देख रहे हैं कि कॉलोनियल रूल ने ट्राइबल लाइफ्स को कैसे चेंज किया। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। पहला 3 चैप्टर जो हुआ है उसका एक बार और रिवीजन हो जाएगा, उसका चिंता नहीं है।